हेलो बेटा, आज अपन आ चुके हैं मेटल्स नॉन मेटल्स के पार्ट नंबर 2 के अंदर। यार पार्ट 1 आपने कर लिया, जिसमें अपन ने देखा था फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की या फिर किसी भी नॉन मेटल्स की क्या होती है, राइट। और इसके साथ अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर बेटा हम बात करने वाले हैं सबसे पहले भाई आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के बारे में कि आखिर होता क्या है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है या फिर कैसे बनता है इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा रिफाइनिंग यानी कि अकरेंस ऑफ मेटल वाला पार्ट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, भाई पेपर में लगभग आना तय है इन दोनों टॉपिक्स का। और तीसरी एंड द लास्ट बात इस चैप्टर की अबाउट द कोरोजन, कि होता क्या है, कैसे इसके प्रिवेंशंस हैं, ये सारी बातें आज हम करने जा रहे हैं, राइट। तो बेटा इन सब को लेकर अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक आयनिक कंपाउंड्स। बेटा अब आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है, नहीं होता है, सारी बातें जरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। भाई सबसे पहले जो बॉन्ड बनता है किसी मेटल और नॉन मेटल के बीच में, क्या बोला मैंने बेटा, बॉन्ड किसके बीच में बना, एक मेटल से दूसरे नॉन मेटल के बीच में। भाई लेकिन बॉन्ड कैसे बना, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने की वजह से अगर बॉन्ड बनता है। भाई एक मेटल से एक नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की वजह से जो बॉन्ड बना, उस बॉन्ड को हमने नाम दिया है आयनिक बॉन्ड का। क्लियर है बात, क्या बोला बेटा, भाई मेटल्स क्या करता है, हमने कहा मेटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है किसकी तरफ, नॉन मेटल्स की तरफ। क्लियर है बात। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, ट्रांसफर हो रहा है, तो इसी केस में एक बॉन्ड बना बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड का नाम दिया गया। क्लियर है। और फिर अब जब आयनिक बॉन्ड बना तो जो कंपाउंड फॉर्म हुआ इसकी वजह से, मेटल्स और नॉन मेटल्स से मिलकर कंपाउंड बना, उसको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। क्लियर है बात। भाई इसी को इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है, राइट। फिर देखिए भाई मेटल्स क्या होता है बेटा, मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को करते हैं लूज। जो खुद इलेक्ट्रॉन किसी को देता है भाई वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, इस वजह से मेटल्स के ऊपर हमेशा प्लस चार्ज होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स देता है। भाई ज्यादा है तभी तो दे रहा है, तो दे रहा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इस वजह से मेटल्स कहलाते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। क्लियर है बात। अब देखिए सिमिलरली जो नॉन मेटल्स होता है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन्स लेता है, गेन करता है। जब किसी से कोई ले रहा है तो कर्जे में जा रहा है ना, तो भाई ऋण है उसके ऊपर, तो नेगेटिव है, वो नेगेटिव आयंस फॉर्म करता है। दैट्स वाई वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्लियर है बात। अब देखते हैं जरा, कोई पूछे आयनिक बॉन्ड्स क्या होता है, तो हमने क्या नाम दिया, भाई बॉन्ड कैसे बना है, फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल्स बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो उस केस में जो बॉन्ड बना दैट इज आयनिक बॉन्ड। अब समझते जरा एक सोडियम के बारे में। मैंने कहा जैसे बेटा सोडियम है, यार सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें और इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें सेल्स के अंदर बेटा, तो आपको पता है के सेल, एल सेल और एम सेल। तो के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ऑर्बिट्स अगर याद हो, के एल एम और फिर एक आता है एन। तो के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे होता है बेटा 8, 18, 32, राइट। तो बेटा एल के अंदर 8 और एम के अंदर 1। बट क्या ये स्टेबल है, खुद देखो, एम के आउटर मोस्ट में भी 1 है। अगर आपको बेसिक चीजें याद हो तो बेटा किसी को भी स्टेबल अगर होना है, ध्यान दीजिए जरा, अगर स्टेबल होना है, जैसे के सेल है, एल सेल है, एम सेल है और एन सेल है, भैया स्टेबल होने के लिए के, एल, एम और एन के अंदर, के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, एल के अंदर 8 की, एम के अंदर मैक्सिमम 18 की, कम से कम 8, ऐसे ही एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है स्टेबल होने के लिए। स्टेबल होने के लिए बात हो रही है, राइट। और सेंटर तो न्यूक्लियस है। अब बात आई क्यों हुआ ऐसा, तो भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का जनरल फॉर्मूला 2n²। किस लिए है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए किसी भी ऑर्बिट के अंदर। भाई अब ऑर्बिट्स की अगर हम बात करें बेटा, के पहला ऑर्बिट है, तो यहां पे इस n की वैल्यू, n होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ शेल, तो भैया n की वैल्यू k में n की वैल्यू 1 है, तो 2 × 1 का स्क्वायर, तो क्या बना 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी l दूसरे नंबर पे है, तो n की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8। m तीसरे नंबर पे बेटा, तो n की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18। ये n चौथे नंबर पे है,
तो भैया n की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16 2 जा 32 इलेक्ट्रॉन्स। बट अगर m के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, पूरे 18 नहीं है, कम से कम अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाए तो m सेल के अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है। ऐसी n की बात होती है। तो बेटा अब ध्यान दो, m के अंदर अभी कितने 1, बट होने कम से कम कितने चाहिए 8, या तो 8 या पूरे 18, 8 होने चाहिए। क्या 8 है? नहीं है। नहीं है तो भैया ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए दूसरों से बॉन्ड बनाता है। कोई क्वेश्चन अराइज होता है क्यों बना आयनिक बॉन्ड, क्यों इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्यों किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया? तो लूज और गेन ये सब करने का रीजन था अपने आप को स्टेबल करना। इसलिए लोग अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को किसी को शेयर करता है या फिर ट्रांसफर करता है। भाई बात आती है कि कोई कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है। जब किसी एलिमेंट्स को 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है या इतने फालतू हैं 1 या 2 या 3, उस केस में वो उसको ट्रांसफर करके आयनिक बॉन्ड बनाता है। बट किसी को 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहां वहां करने हैं तो उस केस में वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जैसे कि कार्बन, राइट। बट यहां पे इसके आउटर मोस्ट में 1 है, अगर इसको कोई देगा तो भैया 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको। कोई किसी को इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकता क्योंकि देने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए और इतनी एनर्जी किसी भी एलिमेंट के पास नहीं है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन्स दे दे, या मैं कहूं सिंपली 3 से ज्यादा ट्रांसफर कर दे। तो ये क्या करता है, ये कहता है भाई मैं खुद किसी को दे दूंगा। सिंपल सी बात है, कोई मेरे को नहीं दे रहा तो मैं बांटते फिरता हूं प्यार। तो भैया ये खुद प्यार बांट दिया, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन दिया? एक। इससे एक बार पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब दे दिया भैया, अगर बोलेगा Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिर्फ Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, Na+ प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो भाई 281 गायब हो चुका है। सिमिलरली मैग्नीशियम समझिए, एटॉमिक नंबर 12, 282 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब Mg आउटर मोस्ट में देखो 2 है, M सेल के अंदर, M सेल के अंदर या तो 8 या पूरे 18, अभी 2 है, राइट। तो भैया ये खुद किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा ताकि आउटर मोस्ट में 8 बच जाए। 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, दैट्स वाई 2 पॉजिटिव, दैट्स वाई इसकी वैलेंसी होगी 2। क्लियर है बात? समझ आ रही है बात क्या कह रहा हूं आपको? ठीक है, तो इस तरीके से बॉन्ड बनता है। सिमिलरली नॉन मेटल्स किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेता है, जैसे कि हम बात करते हैं क्लोरीन है 287, राइट बेटा, 287 आउटर मोस्ट में कितने 7 है। अगर किसी ने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो आउटर मोस्ट में 8 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये किसी से एक लेगा, और लेगा तो भाई एक नेगेटिव चार्ज एक बार ले रहा है, राइट। तो हो गया 288, तो Cl नेगेटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288, आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया है, ऐड हो गया है। इस तरीके से ये बॉन्ड बनता था, राइट। तो अगर आप बॉन्ड मुझे बनाना है, सपोज सोडियम और क्लोराइड के बीच में, यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl का बॉन्ड बनाना, तो कैसे बना? तो सबसे पहले उसके लिए हमने क्या लिखा, एटॉमिक नंबर सोडियम का। चलो समझाता हूं इसको करके आपको बहुत अच्छे तरीके से, राइट। अब देखिए समझिए इसको जरा बेटा, कैसे बॉन्ड बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने कहा बेटा मुझे बॉन्ड बनाना है NaCl का, ध्यान देना। तो क्या है इसमें, एक तो है बेटा सोडियम यानी कि Na, और एक बार क्या है बेटा Cl यानी कि क्लोरीन। सबसे पहले बेटा आप एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। सिमिलरली बेटा अब आप करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करेंगे तो K-L-M के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 2 8 1, 11 को 2 गया, 10 बचा, उसमें से 8 यहां गया, 10 एक यहां, देखो यहां पे, यानी कि 9 बचता। सिमिलरली 17 है बेटा, K-L-M, 2 यहां गया, 8 10 चले गए, कितने बचे 7 यहां पे आ गया। ध्यान दो भाई क्या बॉन्ड बनाना है, NaCl सोडियम क्लोराइड, तो Na एक बार, ठीक है, एक बार Cl लिखा मैंने, देखो कैसे बनाएंगे बॉन्ड्स ये। अब करना क्या होता है, Na के आउटर मोस्ट में, ध्यान देना बेटा, Na के आउटर मोस्ट में, Na के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक, तो एक बार डॉट लगा दो। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में, ध्यान देना बेटा, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट में 7, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7। समझ आ गया? अब Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, Na ने क्या किया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, यहां से यहां गया। क्लियर है? चलिए देखिए, तो भाई Na ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किया है, ध्यान दो, कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, 1 इलेक्ट्रॉन, इस वजह से आएगा 1 पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली
जो आपका बेटा क्लोरीन, अब यहां लिखो Cl, Cl, Cl है कितना, एक या दो या तीन, एक है, तो एक Cl। अब Cl के आउटर मोस्ट में देखो कितने हैं भाई, देखो 7 थे और एक इसने ले लिया, 7 थे, ध्यान दो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 था और एक उसे डॉट लिया है, देखो 8 हो गए, राइट। कितने लिया है इसने इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स लिया बेटा, एक बार, इसलिए एक बार माइनस चार्ज। तो ये बन चुका है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्लियर है बात, कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट इसमें नहीं। आगे चलें, चलिए एक और समझते हैं, एक और समझते हैं बेटा, एक और समझते हैं। चलो छोटा सा यहां पे बनाता हूं मैं एक और आपके लिए, एक और सपोज मुझे बनाना है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ध्यान देना बेटा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर सबसे पहले लिखोगे Mg, क्लोरीन, मैग्नीशियम का यहां लिखोगे एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 12, क्लोरीन का 17, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो KLm282, ये बेसिक इसलिए लिख रहा हूं, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, पर लिखने के बाद ना गलती होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। क्लोरीन KLm तो बेटा 287। क्लियर है बात बेटा, इसमें कोई डाउट, आगे आ जाए तो अब समझिए इसको बेटा, ध्यान देना जरा भाई। अब देखो फॉर्मूले में देखो MgCl2, देखो Mg तो Mg कितनी है, एक है, प्लस, ठीक है, कितने क्लोरीन है बेटा फॉर्मूले में, दो, तो Cl दो क्लोरीन है। क्लियर है। अब Mg के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान दीजिए बेटा, Mg के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, देख पा रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो देखो दो डॉट्स, एक दो। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, कितने बेटा 7 इलेक्ट्रॉन्स है, देखो यहां पर 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7 7, ठीक है। अब Mg अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो हो गए 8 ही हो सकता है मैक्सिमम, इधर देगा तो इसके पास भी हो गए 8, इसमें कोई डाउट, आगे आ जाए तो भाई Mg ने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए, कितने दे दिए, दो दिए, इससे दो बार प्लस चार्ज, तो 2 पॉजिटिव आया। क्यों आया 2 पॉजिटिव, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स इससे दिए हैं। ऐसे ही इसके साथ क्या आया बेटा Cl, तो भाई देखो Cl है कितने, दो, देखो 2Cl, दो यहां पे बाहर नीचे, जितने हैं वो नीचे। Cl के पास खुद के 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक इसने लिया है, राइट। दो Cl दोनों ने एक एक लिया, बट एक Cl ने एक ही लिया ना, इसलिए एक बार चार्ज, टेक नेगेटिव। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपाउंड, सपोज मैग्नीशियम क्लोराइड। आपके लिए होमवर्क है बेटा AlCl3, आपके लिए होमवर्क है बेटा सोडियम ऑक्साइड, ना हो कमेंट करके बता देना, इसकी अलग से आपको रील दे दूंगा मैं, अदरवाइज सिंपल सा तरीका है। समझ आ रहा है, इफ यस मस्ट कमेंट, बताएं जरूर कैसा लगा आपको, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, राइट। तो बेटा आगे चले, अब तो यही सारी हमने बात की थी किस तरीके से अपने को बॉन्ड बनाना है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अब बात है कि आयनिक कंपाउंड्स, तो आयनिक कंपाउंड्स कैसे बना है बेटा, समझते हैं इसको डिटेल में। तो आयनिक कंपाउंड बेटा बना है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल। क्लियर है बात, मेटल से नॉन मेटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की वजह से बॉन्ड बना, राइट। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है भाई, बॉन्ड है एक लड़के से एक लड़की के बीच में, राइट, एक बॉय और एक गर्ल के बीच की बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, राइट। तो भाई दो अलग अलग जेंडर्स के बीच का बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो बॉन्ड है प्लस से माइनस, यानी कि मेटल से नॉन मेटल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्यों, अट्रैक्शन हुई थी, तब जाकर प्यार हुआ, तब जाकर बॉन्ड बना। ऐसे मेटल्स और नॉन मेटल्स है ना, दो अलग अलग चार्ज होते हैं, तो इस वजह से बेटा अट्रैक्शन बहुत अच्छी होती है बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या होता है, अट्रैक्शन बहुत अच्छा होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, बहुत इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसके बहुत अच्छे होते हैं, दैट्स वाई इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। कोई बोलेगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा होता है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में। क्लियर है बात। फिर बात आती है दूसरी चीज कि भाई ये सॉलिड नेचर के होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, सॉलिड होते हैं। उसके अलावा वाटर में ये बेटा सॉल्यूबल भी होते हैं। साथ ही क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहे हैं मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ, दैट्स वाई बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी कर पाते हैं।
तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करते हैं, राइट? लेकिन हमेशा नहीं करते। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब करेंगे? जब आयंस ट्रांसफर होगा। आयंस कब ट्रांसफर होगा? तो मोल्टेन स्टेट में। तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन स्टेट, इन द मोल्टेन स्टेट, या फिर मैं कहूं इन सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करते हैं। भाई ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट इनसॉल्युबल होते हैं कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि पेट्रोल में या केरोसिन में। क्लियर है बात? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, मेटल से नॉन मेटल्स के बीच में बना था। वाटर सॉल्युबल होता है बट केरोसिन और पेट्रोल में सॉल्युबल नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बट सिर्फ और सिर्फ मोल्टेन स्टेट या सॉल्यूशन के अंदर, लिक्विड स्टेट में कहने का मतलब है, राइट? उसके अलावा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्यों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसका ये नेचर है। इसका मतलब साफ है कि भैया अगर ब्रेक करना है तो मिर्च मसाले ज्यादा डालना पड़ेंगे, तो इसलिए ज्यादा मेल्ट या बॉयल करना पड़ता है। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी हाई होगी, ज्यादा होगी। कोई बोलेगा क्यों हाई मेल्टिंग पॉइंट्स है, क्यों बॉइलिंग पॉइंट्स हाई है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, इस वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज्यादा है इसकी। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें याद रखनी है। इतने में कोई डाउट अगर आपको है तो बेटा फट से बताएं मेरे को, तरीके से इसको क्लियर करेंगे। अदरवाइज बहुत आराम से, बहुत धीरे समझाएं, और समझ आ रहा है तो बेटा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ यार। सारी वीडियोस आपके लिए आ रही हैं बट प्यार से, सब कुछ A to Z चीजें। चलिए आगे, चलिए। तो बेटा अगला टॉपिक है इसमें अकरेंस ऑफ मेटल को लेकर। भाई ये जो टॉपिक है ना, इससे क्वेश्चन का आना लगभग बेटा तय है आपके लिए, ऑलमोस्ट क्वेश्चन फिक्स है इस टॉपिक से। भाई अकरेंस क्या कहता है? अकरेंस का मतलब है मेटल किस फॉर्म में अकर हुआ, कैसे मिला हमें नेचर में, उसकी बात करने वाले हैं, उसकी रिफाइनिंग प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। कुछ मेटल्स, ध्यान देना आप, समझिए इस टॉपिक को बड़े ध्यान से। कुछ मेटल्स जैसे कि हम बात करते हैं गोल्ड की, सिल्वर की, प्लैटिनम की, ये फ्री स्टेट में मिलते हैं नेचर में। कहां पे? इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। क्यों मिलता है फ्री स्टेट में? क्योंकि बेटा ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है यहां से। ठीक है, बट ज्यादातर मेटल्स अपने सल्फाइड में या कार्बोनेट ओर की फॉर्म में, ऑक्साइड की फॉर्म में, हैलाइड्स की फॉर्म में नेचर में मिलते हैं। ज्यादातर मेटल्स कैसे मिलते हैं बेटा? तो अपने ऑक्साइड या कार्बोनेट या सल्फाइड या हैलाइड्स की फॉर्म में मिलते हैं, मतलब उसके साथ कोई ना कोई चीज अटैच होता है। और जब अगर अटैच है तो उससे अपने को प्योर मेटल्स को निकालना है, प्योर मेटल चाहिए अपने को। तो इस प्योर मेटल को निकालने के लिए हम कुछ प्रोसेस करते हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, राइट? सबसे पहले अपन ये जानने की कोशिश करेंगे बेटा कि जो मेटल्स है अगर नेचर में मिला है तो कैसे मिला है? तो हमने नाम दिया बेटा मिनरल्स का। क्या नाम दिया हमने बेटा? मिनरल्स का। तो मिनरल्स क्या होता है बेटा? तो जो मिनरल्स होता है वो कुछ एलिमेंट है या मैं कहूं कंपाउंड है, राइट, जो हमें नेचर में मिला है, राइट? और नेचर में मिला है तो कहां पे मिला है? इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। तो एलिमेंट्स या कंपाउंड हमें कहां मिल रहा है बेटा? नेचर में मिलता है इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, उसे हम मिनरल्स बोलते हैं। तो मेटल जिस फॉर्म में अर्थ क्रस्ट के नीचे पाया जाता है नेचुरली, उसे हमने नाम दिया है मिनरल्स का। फिर कुछ होते हैं ओर। ओर क्या है भाई? ओर वो है, ओर जो है वो हम कहते हैं मेटल्स को जैसे एक्सट्रैक्ट किया गया, निकाला गया फ्रॉम द मिनरल्स, तो वही है। तो भाई मिनरल फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। भाई जिस मिनरल से मेटल को अलग किया गया वो उसका ओर था। मिनरल है मतलब अपने ओर की फॉर्म में, मतलब उसमें कोई ना कोई सल्फाइड रहा होगा या कार्बोनेट रहा होगा या हैलाइड रहा होगा, ये है मिक्स। उससे जब हम अलग करते हैं, उसकी ओर से अलग जब करते हैं, राइट, तो ये ओर है वो जिस फॉर्म में मिनरल के साथ मेटल्स अटैच है, जिससे हम मेटल्स को अलग करते हैं प्रॉफिटेबली। गैंग क्या होता है? गैंग का मतलब होता है इंप्यूरिटीज, गंदगी। जैसे कि कोई मेटल्स है उसके साथ कुछ रॉक पार्टिकल्स हैं, मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, सैंड पार्टिकल्स हैं चिपके हुए, दूसरे मेटल्स अटैच है, उसे हम बोलते हैं गैंग पार्टिकल्स। इंप्यूरिटीज विच इज प्रेजेंट इन द ओर, जैसे कि रॉक एंड ऑल, उसे हम क्या नाम दिया? गैंग पार्टिकल्स। ठीक है, नाउ फिर बात होती है बेटा कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं उसकी ओर से। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स को आपको याद रखना। जैसे कि सबसे पहले हम कंसंट्रेशन पता लगाते हैं कि कैसा है ओर तक पहुंचना, एनरिचमेंट ऑफ द ओर पता लगाना कि है कौन सा ओर। फिर हम बताते हैं रिडक्शन करते हैं उस मेटल का, फिर उसकी रिफाइनिंग करते हैं, मतलब उसकी प्यूरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ द ओर से क्या मतलब है कि भाई रिमूवल ऑफ द गैंग पार्टिकल्स या इंप्यूरिटीज फ्रॉम द ओर बाय द डिफरेंट मेथड्स।
कंसंट्रेशन से मतलब है गैंग पार्टिकल्स को अलग करना मेटल से अलग अलग प्रोसेस से। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मेटल्स जो है उसका जो ओर है, ठीक है बेटा, मेटल्स जो है जो उसके ओर्स हैं वो कौन कौन से ओर हो सकते हैं। तो बेटा ये टेबल बड़े ध्यान से समझाता हूं, आप ढंग से इसको याद कर लेना और बढ़िया याद हो जाएगा अभी बेटा, अभी याद हो जाएगा। देखो मेटल्स अगर है तो मेटल्स बेटा 3 स्टेट में पाए जाएंगे। अगर आपने पिछला पार्ट देखा है, हाई रिएक्टिव, लो रिएक्टिव या मीडियम रिएक्टिव मेटल्स, तो ध्यान दीजिए बेटा, अगर मेटल्स हैं हाई रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर तो बेटा उसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, राइट। तो हम क्या करते हैं, अगर मेटल्स हाई रिएक्टिव है तो बेटा उसका क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है मोल्टन फॉर्म में और उससे आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। तो पहला स्टेप क्या था, अगर हाई रिएक्टिव है तो उसको रिफाइनिंग करेंगे, किस प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इससे प्योर मेटल मिल जाएगा। अगर मेटल है बेटा लो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, तो लो रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स हमेशा एग्जिस्ट करता है सल्फाइड ओर की फॉर्म में। इन द लो रिएक्टिविटी सीरीज मेटल मिलेगा सल्फाइड। सपोज मैंने कहा कि लो रिएक्टिविटी में है कॉपर, तो कॉपर का सल्फाइड, लो रिएक्टिविटी में है लेड, तो लेड का सल्फाइड, लो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर है मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी का सल्फाइड मिलेगा आपको। तो लो रिएक्टिविटी में मर्क्यूरी जो भी है उसका सल्फाइड ओर मिलने वाला है। सल्फाइड ओर से अलग करने का प्रोसेस है रोस्टिंग, रोस्ट करना उसको। बात करेंगे अभी रोस्टिंग क्या होता है डिटेल में, पहले अभी ये समझो। तो क्या मिलेगा आपको, रोस्ट करेंगे, क्या करेंगे बेटा, रोस्ट करेंगे। रोस्ट करते ही आपको मिलेगा मेटल का ऑक्साइड, क्या मिलेगा, मेटल का ऑक्साइड, और उससे आप प्योर मेटल अलग करेंगे, फिर उसकी रिफाइनिंग करेंगे, खत्म, प्यूरिफिकेशन हो गया पूरी तरीके से। तो अगर बोलेगा लो रिएक्टिविटी सीरीज है तो सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर में भैया हम करने वाले हैं रिडक्शन, रोस्टिंग प्रोसेस, रोस्टिंग से अपने को मिल जाएगा मेटल, राइट, उसको हम रिफाइन करेंगे, खत्म हो जाएगा। फिर बात करेंगे अगर मेटल्स है मीडियम, बेटा मीडियम है, बीच का है, तो भैया इसमें दो नेचर एग्जिस्ट करते हैं, या तो वो मेटल होगा सल्फाइड ओर की फॉर्म में, या तो वो होगा कार्बोनेट ओर की फॉर्म में। अगर सल्फाइड ओर है तो क्या सिखाया, रोस्टिंग प्रोसेस, तो लो कर दिया रोस्टिंग प्रोसेस। अगर वो है कार्बोनेट ओर तो हम करते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस। सल्फाइड था तो रोस्टिंग, अगर कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन। फॉर एग्जांपल हमने कहा मीडियम रिएक्टिव का एक मेटल है जिंक, राइट, और सिर्फ जिंक ही याद रखना, बाकी रखने की जरूरत ही नहीं है। तो जिंक है, तो भाई जिंक अगर है तो या तो मिलेगा जिंक सल्फाइड में मिलता है और जिंक कार्बोनेट में मिलता है। सल्फाइड में हम करेंगे रोस्टिंग और जिंक कार्बोनेट है तो हम करेंगे कैल्सिनेशन, और ऐसा करने से मिलेगा दोनों ही मेटल का ऑक्साइड। जब मेटल का ऑक्साइड मिला तो आप करेंगे उसकी रिडक्शन। रिडक्शन करने के लिए अपने पास कुछ प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या क्या है तो भैया हम आगे पढ़ने वाले, थर्माइट प्रोसेस भी है, हम इलेक्ट्रोलाइट भी यूज करते हैं, या मैं कहूं तो रिडक्शन करते हैं, और फिर हम उसकी कर देते हैं प्योर रिफाइनिंग। तो ये प्रोसेस चलने वाला है, ये टेबल दिमाग में होना चाहिए, क्वेश्चंस तो यूं होंगे अपने आप, राइट। चलिए जरा समझते हैं इसको। अब अगर अपने पास है मेटल्स इस एक्टिविटी सीरीज में, कहां पे, लो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, हम सबसे पहले पढ़ने वाले बेटा आज लो रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में सबसे पहला। तो भाई देखो मेटल्स अगर लो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर है तो वो अपने को मिलेगा सल्फाइड ओर की प्रेजेंस में, और अगर वो सल्फाइड ओर में मिला है आपको तो सल्फाइड ओर में अगर हमें अलग करना है मेटल को तो सल्फाइड ओर का हम करते हैं, याद करो, रोस्टिंग प्रोसेस। क्या करते हैं बेटा, रोस्टिंग। तो रोस्टिंग प्रोसेस कोई बोलेगा रोस्टिंग का मतलब क्या है, तो रोस्टिंग का मतलब होता है कि मेटल्स को रिड्यूस करने के लिए हीट करना इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन। जब हम एक्सेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी मेटल के सल्फाइड ओर को हीट करते हैं, मेटल सल्फाइड को हीट करना इन द एक्सेस ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एज रोस्टिंग प्रोसेस। क्लियर है बात, रोस्टिंग क्या है, मेटल सल्फाइड, सल्फाइड लिखना जरूरी है, को हीट करना इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसी प्रोसेस से हम मर्क्यूरी का रिफाइनिंग देखने जा रहे हैं। बेटा मर्क्यूरी अगर मिला है लो रिएक्टिविटी है तो मर्क्यूरी का क्या मिलेगा, सल्फाइड। मर्क्यूरी सल्फाइड यानी कि फॉर्मूला होता है HgS, मर्क्यूरी सल्फाइड, और मर्क्यूरी सल्फाइड को बोला जाता है सिनाबार, ठीक है। तो सिनाबार इज द मर्क्यूरी सल्फाइड, इसको हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन। तो चलिए देखें, मर्क्यूरी सल्फाइड था, हीट के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में,
तो भाई क्या मिलता था, हमने बोला था हमेशा मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, तो देखो मर्क्यूरी का ऑक्साइड मिल गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। कौन सा ऑक्सीजन, तो भाई सल्फर डाइऑक्साइड। हम क्या कहेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो चुका है, सल्फर डाइऑक्साइड यहां से अलग हो चुका है, ध्यान देना सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो चुका है। अब अगर मेरे पास है मरकरी का ऑक्साइड जो मिला, उसको हम डायरेक्ट हीट करते हैं तो हमें मिल जाता है मरकरी और यहां से ऑक्सीजन अलग हो जाता है। क्लियर है बात, क्या बोला, मर्क्यूरी सल्फाइड था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया, रोस्ट किया, मर्क्यूरी का ऑक्साइड मिला, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर, और उसके बाद फिर ऑक्साइड मिला, तो भाई इस ऑक्साइड को हम नॉर्मली हीट करते हैं तो ये रिड्यूस होकर नॉर्मल मर्क्यूरी बन जाता है। ये सब कुछ लिखा भी हुआ है एज इट इज, लाइन साफ पढ़ना, समझिए बेटा, ठीक है। सिमिलरली हम पढ़ने वाले हैं बेटा एक और कॉपर की रिफाइनिंग पढ़ते हैं, सेम प्रोसेस है भैया। कॉपर भी मिलेगा तो कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, मिनरल्स इसके। अगर सल्फाइड है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया यानी कि रोस्टिंग किया तो क्या मिला, कॉपर का ऑक्साइड। अब कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। क्या कह रहा हूं मैं, कॉपर सल्फाइड को हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, रोस्ट किया तो कॉपर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो गया। सिमिलरली अब हम कॉपर ऑक्साइड को हीट करते हैं, बट इस बार और इस बार में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मर्क्यूरी ऑक्साइड को हमने डायरेक्ट हीट कर दिया, बट कॉपर ऑक्साइड को डायरेक्ट हीट नहीं करते, इसमें हम वापस से थोड़ा बहुत कॉपर सल्फाइड डालते हैं। क्यों डालते हैं भाई, एक बात बताओ, क्योंकि कॉपर डायरेक्ट अपने ऑक्सीजन को लूज नहीं करता। बाय नेचर ये दोनों बेकार है भाई, दोनों लो रिएक्टिव के अंदर है, बट दोनों में कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, तो भाई ये जल्दी अपने ऑक्सीजन को लूज नहीं करता हीट करने से। दैट्स वाई कॉपर ऑक्साइड के अंदर हमने डाला कॉपर सल्फाइड, तो कॉपर अलग हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। तो ये प्रोसेस है किसका, लो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। ऐसी बेटा अगर लेड होता तो लेड सल्फाइड लो रिएक्टिविटी का है, तो लेड सल्फाइड को हम हीट करते हैं ऑक्सीजन की किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो लेड मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। फिर क्या बना, लेड ऑक्साइड बना था, तो भैया लेड ऑक्साइड को वापस से हमने हीट किया, अगेन क्या डाल के, तो लेड सल्फाइड डाल के हीट करते हैं। सिर्फ मर्क्यूरी के केस में वापस से मर्क्यूरी का सल्फाइड नहीं डालते, बट चाहे वो कॉपर है या लेड है, हम वापस से उसमें सल्फाइड उसका डाल के फिर हीट करेंगे, तो जो भी है, लेड है तो लेड मिल जाएगा Pb और सल्फर डाइऑक्साइड अलग, कॉपर है तो कॉपर मिल गया Cu, सल्फर डाइऑक्साइड अलग मिल गया। तो ये था लो रिएक्टिविटी सीरीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सिनाबार खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, राइट। अब आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज। मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज की अगर अंदर बात करते हैं, तो हमने बोला मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर बेटा मेटल्स मिल सकते हैं कौन कौन से, तो भैया जिंक, सबसे पहले हमने बात करी जिंक, तो मेन जिंक ही याद रखो, बाकी छोड़ दो आप, जिंक याद रखो मेन। तो जिंक मिलेगा, तो जिंक का मिलेगा या तो सल्फाइड या तो मिलेगा जिंक का कार्बोनेट, जो भी है उसका सल्फाइड और कार्बोनेट दोनों मिल सकता है, ठीक है। तो भैया या तो सल्फाइड या कार्बोनेट, अगर वो मिला है सल्फाइड और तो हम कर देंगे रोस्टिंग, अगर मिला है कार्बोनेट और तो हम करेंगे कैल्सिनेशन। तो वही करते हैं, देखिए यहां पे हमने कहा अपने पास है जिंक सल्फाइड, तो उसको हम हीट कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, दैट इज कॉल्ड एज रोस्टिंग। तो हीट किया तो भैया क्या मिला, जिंक का ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो गया, ठीक है। अगर वो मिलता जिंक का कार्बोनेट तो हम करेंगे कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर मैं कहूं लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी जब होगी तब हम हीट करेंगे, ठीक है। तो इससे अपने को मिल जाएगा क्या, जो मेटल है उसका ऑक्साइड, जैसे जिंक कार्बोनेट था तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, ठीक है। अगर कार्बोनेट और है तो अपन करेंगे कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना, मतलब ऑक्सीजन एब्सेंस है, अगर ऑक्सीजन नहीं है फिर हीट कर रहे हैं, राइट। तब हम जाकर बोलते हैं क्या कि भाई ये किस में यूज हो रहा है, कैल्सिनेशन, राइट। कन्वर्ट कार्बोनेट और, किसको कन्वर्ट कर रहा है बेटा, कार्बोनेट और को किस में कन्वर्ट कर देता है, इनटू देयर ऑक्साइड, तो मिल गया जिंक ऑक्साइड। अब अगर जिंक ऑक्साइड मिला है तो भैया इसको रिड्यूस किया जाता है, डायरेक्ट तो अपना ऑक्साइड लूज करेगा नहीं, तो इसके लिए हम कुछ इसमें रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। तो जिंक ऑक्साइड से अगर मुझे ऑक्सीजन को हटाना है तो उसके लिए हमने रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया, दैट इज बेटा कार्बन, जिसे हम कोक के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कोक। तो वही है कि द ऑक्साइड और is then reduced to the metal by heating with a reducing agent, and the most common reducing agent is coke, that is carbon। तो जिंक ऑक्साइड में कार्बन डाला तो भैया जिंक अलग हो गया और C और O यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड यहां से अलग हो जाता है। क्लियर है बात, इसे हमने नाम दिया है जिंक की रिडक्शन। या तो जिंक सल्फाइड है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया,
जिंक ऑक्साइड मिला और सल्फर डाइऑक्साइड। जिंक कार्बोनेट है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट किया यानी कि कैल्सिनेशन, जिंक ऑक्साइड मिला, कार्बन डाइऑक्साइड अलग। दोनों ही केस में ऑक्साइड मिला था, इसमें हमने एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया है कोक, पीने वाला नहीं, कार्बन की बात हो रही है, तो बेटा कार्बन, तो जिंक अलग, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग। ये लिखना भी है विद रिएक्शन। क्लियर है बेटा? तो ये चलता है बेटा हमारा मीडियम रिएक्टिविटी के अंदर। फर्दर हम मीडियम रिएक्टिविटी के अंदर ही बात करने वाले बेटा थर्माइट रिएक्शन या थर्माइट प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट थर्माइट रिएक्शन। अब कहा क्या जाता है थर्माइट रिएक्शन में? सपोज आपने अब तक पीछे क्या देखा कि जिंक का ऑक्साइड मिला, हमने कहा उसमें रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, एक तो वो प्रोसेस हो गया। कई बार जब उसी में मेटल का ऑक्साइड मिलता है तो हम रिड्यूसिंग एजेंट ना यूज करके हम उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल उसमें डाल देते हैं। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल उसमें डाल देना ऑक्साइड में, राइट? तो वो ज्यादा रिएक्टिव क्या करेगा? अपने से लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, सिंपल। तब भी तो अलग हो सकता है ना। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि भाई मैग्नीज ऑक्साइड था, उसमें हमने डाल दिया इससे ज्यादा, मैग्नीज से ज्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम ने मैग्नीज को डिस्प्लेस किया और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाया और यहां से रह गया मैग्नीज। भैया जब डिस्प्लेस होगा किसी की अच्छी खासी पोजीशन को धक्का दोगे, बंदा गुस्सा तो होगा, गुस्सा होगा तो यानी कि आग निकलेगी उसके अंदर से, जलेगा, धुआं होगा, हीट निकलेगा, तो भैया हीट हुआ वहां पे। तो क्या हुआ? मैग्नीज ऑक्साइड को हमने क्या किया? अपने से ज्यादा रिएक्टिव। भाई इसी प्रोसेस को हमने नाम दिया थर्माइट। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट में हमने क्या पहले यूज किया था? कार्बन। बट मैं कह रहा हूं अब रिड्यूसिंग एजेंट में कार्बन ना यूज करके अगर हमने ज्यादा रिएक्टिव मेटल डाल दिया तो वो ज्यादा रिएक्टिव अपने से लेस रिएक्टिव को उसकी ऑक्साइड से हटाता है, उसकी पोजीशन को टेक ओवर करता है। तो खुद का बनाया और वो उसको अलग कर दिया। इस प्रोसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है। दैट्स वाई इसे एक्सोथर्मिक के नाम से जानते हैं और थर्माइट प्रोसेस के नाम से जानते हैं। क्लियर है बात? राइट। फिर बात आती है बेटा, ध्यान दो कि इसी रिएक्शन का यूज किया जाता है रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए। इसी रिएक्शन का कैसे? सपोज अब आयरन का सल्फाइड मिला होगा या आयरन का कार्बोनेट मिला होगा मीडियम रिएक्टिविटी के अंदर, तो उसमें हमने क्या किया? वही कैल्सिनेशन और हमने किया रोस्टिंग। ऐसा करने से हमें मिल गया होगा आयरन का ऑक्साइड। बट अब आयरन ऑक्साइड को अलग करना है मुझे ऑक्साइड से, तो हमने उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल एल्यूमिनियम डाल दिया। तो एल्यूमिनियम ने क्या किया बेटा? एल्यूमिनियम ने आयरन को हटाया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया, आयरन बनाया, और हीट तो निकलेगा ही निकलेगा, डिस्प्लेस हुआ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी केस है, एक्सोथर्मिक का भी केस है, थर्माइट भी नाम दे रहे हैं इसको। तो भैया अब जो आयरन मिला काफी ज्यादा हीट था यहां पे, तो मॉल्टेन स्टेट में मिला। किस फॉर्म में? थोड़ा सा मॉल्टेन स्टेट में, जिसका यूज किया जाता है रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में। तो वही देखो, द रिएक्शन बिटवीन metal oxide and aluminium is highly exothermic and the metals are obtained in the molten state. Such reactions are called as thermite reaction. ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज हुआ। The reaction between iron oxide and aluminium produces molten iron. पूछेगा किसके बीच में molten iron हुआ है? तो aluminium and iron oxide के बीच में, ठीक है, जिसका यूज किया जाता है रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए। कभी पूछे ब्रोकन मशीन पार्ट्स हैं, रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करना है, तो कौन सा रिएक्शन? ये रिएक्शन किसके बीच में हुआ? आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के बीच में। कौन सा प्रोसेस? थर्माइट प्रोसेस, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है बात? थर्माइट क्या है? मेटल ऑक्साइड को उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट कराना, राइट, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बड़े काम की चीज कुछ इस तरीके से। कोई दिक्कत परेशानी तो बेटा मेरे से पूछ सकते हो, कुछ भी। देखो बड़े आराम से करा रहा हूं चैप्टर आपको, काफी सारी चीजें इस चैप्टर में। और अब चल रहे हैं बिल्कुल ऑलमोस्ट अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। ध्यान दीजिए तरीके से, अगेन इंपॉर्टेंट भैया। बात होती है अगर मेटल्स है टॉप रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, ठीक है, अगर बेटा टॉप रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर है, मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, तो उसको रिफाइनिंग कैसे करेंगे? तो आपको बताया था, सिंपली इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हम करते हैं, ठीक है। तो वही कहते हैं कि उसकी ओर को सिंपली हीट किया जाता है रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, देन दे आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड। नॉर्मली जैसे कोई भी मेटल मिला, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तो भैया सबसे पहले इसको हीट किया उसकी ओर को, और उसके बाद जो भी उसका ओर था उसे हीट करने के बाद उस मेटल को उसके इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि क्लोराइड होता है उसका इलेक्ट्रोलाइट, मोल्टेन क्लोराइड के साथ उसको मिक्स करके
हम उसको क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, मतलब उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, बिजली पास करते हैं। जैसे कि हमने कहा जब इलेक्ट्रिक, जैसे हम बात करें अभी NaCl की रिफाइनिंग की, सोडियम क्लोराइड है, तो भाई जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं मोल्टेन सोडियम क्लोराइड से, तो सोडियम मेटल, ध्यान देना बेटा, सोडियम डिपॉजिट होने लग जाता है। खुद देखो, ध्यान दो, सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव की चार्ज। भैया अगर आप बॉय हो तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगे, बॉय की तरफ या एक अपोजिट जेंडर, अपोजिट ना। तो बस वही चीज है भैया, ये लड़का है, एक लड़की है, ये अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ, ये होगा इसकी तरफ, ये प्लस था ये माइनस था, तो प्लस वाला माइनस पे जाता है। माइनस को क्या बोलते हैं भैया जी, माइनस को बोलते हैं कैथोड, राइट, और प्लस को क्या बोलते हैं बेटा, एनोड। तो सोडियम किस पे डिपॉजिट होगा, अब ये मत कहना गर्ल पे, कैथोड पे। क्लोरीन बॉय पे नहीं होगा, क्लोरीन एनोड पे होगा, पॉजिटिव लेते हैं बॉय को, राइट। तो वही बात है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है जब पास होता है मोल्टेन सोडियम क्लोराइड से, तो क्या होता है, सोडियम जो है डिपॉजिट होगा टुवर्ड्स द नेगेटिव यानी कि कैथोड, और क्लोरीन गैस जो है डिपॉजिट होगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव यानी कि एनोड। बस यही सारी बात है, रिएक्शन में सेटअप तैयार करना है। रिएक्शन लिखेंगे तो कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ है, कैथोड पे ध्यान दो भैया, कैथोड पे क्या था पहले, कैथोड पे कौन आ रहा है, Na पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स हटा रहा है, राइट। तो भैया इस पर डिपॉजिट हुआ है तो Na डिपॉजिट हो रहा है ना, तो Na। एनोड पे रिएक्शन याद रखना कि एनोड और कैथोड, तो कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ है, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन्स, तो Na सोडियम मेटल। और बोलेगा एनोड पे कौन सा रिएक्शन, कैथोड पे ही हो गया, एनोड पे कौन सा रिएक्शन, तो एनोड है, क्लोरीन है, क्लोरीन अब यहां से जा रहा है या आ रहा है, सोचो एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे आ रहा है, तो आता है, तो आएगा तो भाई अपने साथ कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेकर आएगा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स से लेता है, सिंपल। तो एनोड पे ये रिएक्शन, कैथोड पे ये रिएक्शन, अपने को याद रखनी बड़े तरीके से। तो ये सेटअप प्रॉपर NaCl की रिफाइनिंग के लिए बड़े काम की है, मेन है ये रिएक्शंस, किस पे क्या मिला एंड ऑल, राइट। लास्ट वन इज अबाउट रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, कौन सा, तो हम बात करें बेटा कॉपर की। ध्यान देना कि भाई क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि हम इंप्यूरिटीज रिमूव करने के लिए मेटल से, राइट, या मैं कहूं कि अगर कोई मेटल में इंप्यूरिटीज है उसको अलग करने के लिए हम कोई प्रोसेस करते हैं ताकि हमें प्योर मेटल मिल जाए, राइट। और इसी को हमने नाम दिया था रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स का। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में एक इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बहुत कॉमन सी चीज है जो हम देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें किया क्या जाता है, एक मेटल, राइट, है कोई भी, मान लो कोई भी एक मेटल है, हमने लिया जैसे अभी आयरन, हमने लिया मान लो कॉपर, ठीक है। तो भाई एक उसका इंप्योर, हम कहते हैं कि इन दिस मेथड अ ब्लॉक ऑफ इंप्योर मेटल इज मेड एट द एनोड। इंप्योर मेटल को एनोड, एनोड यानी कि प्लस पे बनाया जाता है, और थिन सीट ऑफ प्योर मेटल इज मेड एट कैथोड। जैसे ये देखो मोटा है, मतलब ये क्या इंप्योर है, और ये पतला है यानी कि ये प्योर है, तो एक पतला कैथोड होता है, प्योर, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट भी यूज, हमें बिजली पास करना है बेटा, तो हम इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। क्या इलेक्ट्रोलाइट क्यों यूज करते हैं, ताकि बेटा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके, आयंस को जनरेट कर सके, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, कुछ इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। तो इसी तरीके से हम जरा देखने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर फ्रॉम देयर कॉपर सल्फेट। क्या बोलेंगे हम, कॉपर का कॉपर सल्फेट से। तो हमने कहा एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर हमने एक एनोड रॉड लिया, एनोड, एनोड मतलब बेटा प्लस वाला, ध्यान दो, एनोड प्लस, थोड़ा सा देखो इसको कंपेयर करो, थिक है, ये पतला है, थिन है, तो थिक है एनोड। क्यों थिक है, क्योंकि इस पे इंप्योरिटीज है, क्या बेटा, इंप्योर कॉपर से। वही एक पतला रॉड लिया है जो प्योर है कॉपर का, तो वही है कि वही देखो यहाँ पे, इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग अ ब्लॉक ऑफ इंप्योर कॉपर इज मेड एट द एनोड और थिन शीट ऑफ प्योर एट द कैथोड। जब अब इसमें हम बात करते हैं सेटअप तैयार किया, तो इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में हम यूज करते हैं एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन, राइट, एसिडिफाइड सल्फेट, किसका सल्फेट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सिंपल, ठीक है। जब इसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है इस इलेक्ट्रोलाइट से, तो प्योर कॉपर, भाई प्योर कॉपर, अब एनोड में इंप्योर है, इंप्योर में मिक्स है ना, तो भाई प्योर कॉपर अब यहां से हटेगा, कहां से, एनोड से, और किसकी तरफ जाने लग जाएगा, तो टुवर्ड्स कैथोड। एनोड से कॉपर प्योर निकलेगा और टुवर्ड्स द कैथोड डिपॉजिट होने लग जाता है। और
जो इसकी गंदगी होती, इंप्यूरिटीज होती है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है, जिसे हम एनोड मड के नाम से भी जानते हैं। एनोड मड, एनोड रॉड के नीचे एनोड मड के नाम से हम जानते हैं। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है। तो वही है कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ, तो वही है Cu से Cu2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। कैथोड पे कौन सा हुआ, तो Cu2 पॉजिटिव था, 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, Cu बन गया। ये रिएक्शन बेटा तरीके से रट लो, तरीके से, और ये सेटअप प्रॉपर। होता क्या है, हम क्यों यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ताकि वो क्या हो सके, हमने क्या यूज किया था, कॉपर सल्फेट। कैसे बना होगा, H2SO4 रहा होगा, तभी तो कॉपर सल्फेट बनेगा। तो भाई क्यों यूज किया, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में हेल्प कर सके, आयंस को फ्लो कराने में हेल्प कर सके। लास्ट ईयर बोर्ड में ये आया था केस स्टडी के अंदर। तो भैया काम का तो बहुत है, तो तरीके से इसको पढ़ लेना, बच्चों को यही टफ लगता है। अब अपना लास्ट टॉपिक है आज का, अबाउट द कोरोजन। ठीक है बेटा, कोरोजन क्या है, तो भाई कोरोजन कहता है जब कोई मेटल के ऊपर अटैक होता है। अटैक का मतलब ये नहीं कि कोई आया और अटैक कर दिया, नहीं। अटैक कौन करता है, तो भाई मेटल है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीजें, मॉल्टेन, यानी कि अगर हम बात करते हैं मॉल्टेन नहीं, मॉइस्ट एयर की बात करते हैं, मॉइस्ट एयर है, यानी कि एयर के अंदर क्या है बेटा, वाटर भी है। तो अगर वो अटैक हो रहा है, एसिड अटैक कर रहा है, तो इस केस में क्या देखने को मिलेगा, तो उस केस में वो जो मेटल है, राइट, उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म होती है, वो लेयर होती है ऑक्साइड की या कार्बोनेट की, जिसे हम नाम दे देते हैं कोरोजन का, राइट। तो हमने क्या बोला कि जब कोरोजन का मतलब क्या है कि एक मेटल के ऊपर अटैक किया, किसने, तो मॉल्टेन, मॉइस्ट एयर ने, या फिर किसने, एसिड्स ने। तो जिसकी वजह से वो जो मेटल है उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हुई, दैट इज द लेयर ऑफ इधर ऑक्साइड और कार्बोनेट सल्फाइड, और हमने बोल दिया कि वो मेटल क्लोराइड हो चुका है, जिस प्रोसेस को हमने बेटा नाम दिया है कोरोजन प्रोसेस का। जैसे कि अब अगर हम बात करते हैं आयरन है बेटा, आयरन के ऊपर अगर कोरोजन हुआ है तो उसको हम नाम देते हैं, स्पेशल नाम देते हैं रस्टिंग। अब आयरन के ऊपर अगर कोरोजन होता है तो आप देखेंगे उसके ऊपर एक ब्राउन सी लेयर फॉर्म हो जाती है, धीरे धीरे करके वहां से गिर रही होती है, थिक, काफी ज्यादा पतली होती है, और वहां से फैलने लग जाता है नीचे, और आयरन काफी कमजोर हो जाता है, राइट। तो वही है कि भैया इसी तरीके से हमने बोला कि अगर मान लो कॉपर है बेटा, तो कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर की कोट फॉर्म होती है, कॉपर कार्बोनेट की। सिमिलरली अगर ब्लैक कोटिंग हो जाती है सिल्वर के ऊपर, राइट, तो सिल्वर पे आप देखेंगे एक सिल्वर के कड़े पहनते हैं आप, या चेन पहनते हैं, पायल है, कुछ भी XYZ, तो उस पर देखेंगे ब्लैक कलर की एक लेयर फॉर्म हो जाती है, दैट इज द लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो ये सब क्या है, उसका कोरोजन कहलाता है। तो भैया कोरोजन से अगर मुझे प्रिवेंशन करना है, तो प्रिवेंशन करने के तरीके भी तो है, प्रिवेंशन करने के तरीके भी तो है। अब कहेंगे तरीका क्या है बेटा, तो तरीका है कुछ ये कि भाई आप उसमें कर दे क्या, सबसे पहले ग्रीस अप्लाई या ऑयल अप्लाई, इससे हम कोरोजन नहीं होगा। पेंट अप्लाई कर सकते हो, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है उसके ऊपर क्या करना, कोटिंग करना जिंक की। टिनिंग कर सकते हो, उसके ऊपर टिन की कोट कराना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कि क्रोमियम, उससे रिएक्ट करवा देना। अलॉइंग कर सकते हो, अलॉय बना सकते हो। तो ये सारे प्रोसेस जिससे आप उसको बचा सकते हैं कोरोजन होने से। फिर क्वेश्चन राइज होता है सर अलॉय आखिर है क्या चीज, भाई अलॉय एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, किस चीज का, तो एक मेटल से किसी दूसरे मेटल का, या फिर एक मेटल से दूसरे नॉन मेटल का। अलॉय हम बनाते हैं अपनी डिजायर प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए, कि भाई जल्दी उस पर कोरोजन ना लगे, थोड़ा सा हार्ड हो, इस वजह से हम बनाते हैं। जैसे कि स्टील आयरन और कार्बन से मिलकर बनता है, स्टेनलेस स्टील आयरन कार्बन और कोबाल्ट निकल से मिलकर बनता है, ये हम बनाते हैं, दीज आर द अलॉयज, राइट। फिर ब्रास, कोई बोलेगा ब्रास किस चीज का अलॉय है, तो कॉपर और जिंक का। ब्रोंज कॉपर और टिन का। सोल्डर आप देखते होंगे जो फोन्स या किसी चीज के वायर्स को ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है, उसमें होता है बेटा लेड और टिन। क्यों लेड और टिन, क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होती है, वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज होता है वायर्स की, ठीक है। तो इसी तरीके से अब मर्क्यूरी का जो बेटा, मर्क्यूरी एक मेटल है, उसका जो अलॉय होता है उसका हम क्या बोलते हैं, अमेल्गम, ठीक है, राइट। मर्क्यूरी के भी जो अलॉयज होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, अमेल्गम का। तो बेटा ये सारे प्रोसेस हैं जो अपने को याद रखना है। क्लियर है बात, इतने में कोई डाउट तो आप मेरे को बता सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिए फटाफट, फिर आगे की एक चीज बहुत काम की चीज बताने जा रहा हूं आपको। पहले बेटा इतना करो जल्दी से, फिर मैं आपको बताता हूँ एक काम की चीज, जल्दी एक बार फटाफट रीड करो।
क्लियर है बात बेटा? इतने में कोई डाउट? कोई भी डाउट तो आप बता सकते हो, कोई भी डाउट? ठीक है, आगे चले। ठीक है, अब आगे आते हैं बेटा। एक चीज और मैंने आपको इस चैप्टर में तक नहीं बताया, दैट इज अबाउट एक्वारीजिया। चैप्टर 2 में बताऊंगा मैं, इसलिए नहीं बताया। एक्वारीजिया, भाई एक्वारीजिया क्या है बेटा? तो एक्वारीजिया एक मिक्सचर है। क्या बेटा? एक्वारीजिया मिक्सचर है। भाई किस चीज का मिक्सचर है? तो बेटा वो मिक्सचर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और नाइट्रिक एसिड का। एक्वारीजिया इज द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसमें 3 होता है, HNO3 1 की रेशियो में होता है। तो 3:1 की रेशियो में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से मिलकर बनता है एक्वारीजिया। तो एक्वारीजिया एक तरीके का एसिड है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो 3:1 की रेशियो में HCl और HNO3 से मिलकर बनता है। कोई कहेगा सर 1:3 होता है बेटा। अगर आप 1:3 लिखते हैं तो HNO3 पहले लिखना पड़ेगा और HCl बाद में। देख लेना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तभी हो जाएगा 1:3। ठीक है, अगर आप पहले HCl लिखते हैं तो 3:1, पहले HNO3 लिखते हैं तो 1:3, मतलब HNO3 का रेशियो 1 और HCl का रेशियो 3। तो इस दोनों एसिड से मिलकर कंसंट्रेटेड, नॉट कंसंट्रेटेड, तो कंसंट्रेटेड HCl या फिर हम बात करते हैं बेटा कंसंट्रेटेड HNO3, इन दोनों की 1:3 या फिर यहां से कहूं तो 3:1 के रेशियो में मिलके क्या तैयार हुआ? एक्वारीजिया। इस एक्वारीजिया का यूज कहां किया जाता है? तो भैया एक्वारीजिया ना, खास बात है इसकी, किसी मेटल्स को अपने अंदर डिपॉजिट करने की कैपेसिटी रखता है। अब जैसे कि ज्वेलरी पे जाते हो, ज्वेलरी वाले पे जाते हो, गोल्ड स्मिथ पे जाते हो, सुनार पे जाते हो, तो आप उससे ना अपना सपोज कोई भी चीज मेटल का साफ करवाते हो, जैसे कि मान लो कड़ा है, चेन है एंड ऑल। तो भैया अगर थोड़ी सी उस पर ब्लैकिश लेयर फॉर्म हो जाती है, साफ करवाते हैं, साफ करवाने के लिए एक केमिकल यूज करता है, दैट केमिकल इज एक्वारीजिया। जिसके अंदर क्या खास बात है? तो ये उसकी एक लेयर को अपने अंदर डिपॉजिट करने की कैपेसिटी रखता है। कभी मेजर करवाना, आपका वजन कम हो जाएगा, वो भी जो भी आपका मेटल का सामान रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसकी कुछ लेयर इसके अंदर डिपॉजिट हो चुकी है, जिसकी वजह से अब वो मेटल बिल्कुल पूरी तरीके से आपका चमक जाता है। ऊपर की लेयर तो यहाँ डिपॉजिट हो गई, तो अंदर की लेयर एक नई निकल कर आई, जिसकी वजह से वो चमकने लग जाता है, साइन करने लग जाता है। तो एक्वारीजिया का क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं गोल्ड स्मिथ, जो बना होता है HCl और HNO3 से इन द रेशियो ऑफ 3:1। अगर मैं यहां से बात करता हूं HNO3 और HCl तो 1:3 की रेशियो में। क्लियर है बात? समझ आया चैप्टर? तो बेटा पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के कंप्लीट ये चैप्टर आपके लिए हो चुका है। समझ आया? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बेटा अपना प्यार दिखाएं, आपके लिए एक एक करके सारे चैप्टर। सबसे पहले मैंने हार्ड चैप्टर उठाया केमिस्ट्री का, ताकि आप इसको समझें, अपने 8 से 10 नंबर बोर्ड के अंदर पक्के करें। राइट? तो बेटा मिलते हैं इसी के साथ आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर आप नए हैं तो बेटा सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।